स्टूडेंट, वेलकम टू रूब्रिक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं सोनाली झा और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ। तो इकोनॉमिक्स में आज हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, तुम लोग को चैप्टर से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का क्योंकि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इकोनॉमिक्स होता क्या है और अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है। ये सारी चीजें जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग आज के लेक्चर में किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं। आज का लेक्चर में हमारा क्या क्या डिस्कशन होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पॉल सैमुएल्सन व्यू ऑन इकोनॉमिक्स एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कौटिल्याज व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज के लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर से, इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, आज का जो टाइम पीरियड है, अगर हम लोग अभी के समय की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, तो हमारे आसपास में जितनी भी चीजें होती है वो सभी जो है वो आजकल साइंस में बात होता है कि क्या इन्वेंशन चल रहा है, नए नए क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है। सभी चीजें जो है आजकल की जो बातें होती है वो साइंटिफिक इन्वेंशन से रिलेटेड होती है। तो आजकल के टाइम पीरियड को अगर हम लोग 21st सेंचुरी की बात करें तो इसको कंप्यूटर जनरेशन भी बोला जाता है, क्योंकि आजकल साइंटिफिक जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, टेक्नोलॉजीज वगैरह बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, लोग काफी मशीनरीज वगैरह जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे तुम लोग को दिमाग में क्वेश्चन आता रहेगा कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है? तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? साइंस का मीन्स होता है कि किसी भी चीजों को, किसी भी इंफॉर्मेशन का अगर हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से जो है पढ़े, सिस्टमैटिकली उसकी स्टडी करें, तो उसको साइंस बोला जाता है। समझ में आ गया? साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी इंफॉर्मेशन का अगर हम लोग सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं, यानी कि लाइन से, रूट से स्टडी करते हैं और उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइंस। अब साइंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे फर्स्ट है जो कि है हमारा नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। तो इसको अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि नेचुरल साइंस क्या होता है और सोशल साइंस क्या होता है। तो नेचुरल साइंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है? नेचुरल साइंस मीन्स क्या? नेचुरल साइंस इज अ वन whose law are universally acceptable and their validity can be tested in the laboratory under controlled condition। नेचुरल साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस के अंदर वो चीजें आती है जिनके लॉज, जिनके प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीन्स क्या? कि उनके लॉ दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वो सेम ही रहेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ ग्रेविटी का, ग्रेविटी के बारे में सब लोग साइंस में पढ़े रहोगे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है उसमें क्या बोलता है? न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी डिफाइन किया था। तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई भी चीजों को हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ओके, किसी भी चीज को अगर हम लोग थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो क्या होता है उसमें? वो ऑटोमेटिकली सरफेस जो है वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये क्या है? हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अब ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे तुम इंडिया में हो, चाहे तुम यूएसए में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी इसी तरीके से वर्क करेगी। तो यही बोला है कि नेचुरल साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस उन चीजों को बोलते हैं हम लोग जिसके अंदर लॉज जो है, जो प्रिंसिपल है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वो लॉज जो है वो सेम रहेंगे और उसको हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। लैब वगैरह में जो है उसके फॉर्मूलाज को, उसके लॉ को टेस्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस बोलते हैं। Natural science are also called exact science because of their empirical approach to study। अब नेचुरल साइंस को जो है वो एग्जैक्ट साइंस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? एम्पेरिकल अप्रोच है। अब एम्पेरिकल अप्रोच मीन्स क्या होता है? एम्पेरिकल अप्रोच हम लोग उसको बोलते हैं जिसके अंदर लॉज और प्रिंसिपल को हम लोग जो है लेबोरेटरी में टेस्ट कर सके।
जिन चीजों का हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल अप्रोच। ओके, तो नेचुरल साइंस जो है वो क्या आ गया, नेचुरल साइंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, जिसके अंदर लॉज और प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ये सारी चीजें जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लॉ है। तब नेचुरल साइंस के अंदर कौन सी चीजें आती है, नेचुरल साइंस के अंदर हमारा आता है मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारी चीजें जो है वो नेचुरल साइंस का पार्ट है। तो नेचुरल साइंस के अंदर जो है वो इन सारी चीजों का कवर होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोशल साइंस। अब सोशल साइंस क्या होता है, नेचुरल साइंस तो हम लोग ने देख लिया कि नेचुरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सारी चीजों का कवर होता है। नेचुरल साइंस के अंदर वो चीजें आती है जिनको हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, जिनके लॉ लेबोरेटरी वगैरह में टेस्ट किए जा सकते हैं, उनको हम लोग नेचुरल साइंस बोलते हैं। तो फिर सोशल साइंस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सोशल साइंस? सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस because it is related to study of some or other aspects of human behavior। सोशल साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल साइंस को जो है वो बिहेवियरल साइंस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सोशल साइंस के अंदर जिन भी चीजों की स्टडी होती है वो स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है किस तरीके से रिएक्ट करेगा, अलग अलग सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी स्टडी जो है हम लोग सोशल साइंस में करते हैं। तो इसलिए सोशल साइंस को क्या बोला जाता है, सोशल साइंस इज ऑल्सो नोन एज अ बिहेवियरल साइंस। अब सोशल साइंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, किन किन चीजों का हम लोग सोशल साइंस के अंदर स्टडी करते हैं? तो जैसे हो गया सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी जो है वो सोशल साइंस का पार्ट है। अब सोशियोलॉजी मीन्स क्या होता है, किस चीज से रिलेटेड है सोशियोलॉजी? Sociology is related to the study of social aspects of man as a member of society। यानी सोशियोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन मैन जो है वो उसके सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी किया जाता है, कि वो उससे रिलेटेड जितने भी सोशल चीजें हैं सोसाइटी में, मैरिज हो गया, उसके बाद जितने भी रिलेशंस हो गए, उन सारी चीजों पे वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसके सोशल एस्पेक्ट्स की स्टडी जो है हम लोग सोशियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में किस चीज की स्टडी किया जाता है? साइकोलॉजी टर्म से ही तुम लोग को पता चल रहा है कि ह्यूमन के माइंड के बारे में, मेंटल सिचुएशन के बारे में स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी साइकोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, किसी भी ह्यूमन के मेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि मेंटली वो किस तरीके से जो है वो वर्क करता है, कैसा बिहेव करेगा वो, इन चीजों की स्टडी हम लोग साइकोलॉजी में करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी एम्पिरिकली टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी। हम लोग अभी जो नेचुरल साइंस में देखे थे, तो नेचुरल साइंस के अंदर जितनी भी लॉ होती है वो सारे जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं और उनको हम लोग वेरीफाई करने के लिए लैब वगैरह में टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम लोग सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस के अंदर किसकी स्टडी होती है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है सोशल साइंस के अंदर। तो इसलिए ह्यूमन बिहेवियर को जो है टेस्ट नहीं किया जा सकता, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी जो है वेरीफाई नहीं की जा सकती किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी जो है वो लॉ वगैरह को जो है हम लोग लैब वगैरह में वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेम नहीं रहते, एज इट इज नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अलग अलग पर्सन जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, वही सेम सिचुएशन में हर पर्सन का रिएक्शन अलग अलग आएगा। जैसे तुम लोग अपने घर में ही देखते रहोगे, अगर कोई चीजें डिस्कस होती है तो उस टॉपिक के ऊपर सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता होगा, तुम्हारे मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता होगा, पापा का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता होगा। तो सिचुएशन तो सेम है बट अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसलिए ह्यूमन बिहेवियर में क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते लेबोरेटरी मेथड के थ्रू। Hence, the law of social science are not universal, but they are only statement of general human tendency। इसलिए जो भी सोशल साइंस के अंदर चीजें आती है, सोशल साइंस की चीजों को जो है हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते लेबोरेटरी मेथड के थ्रू,
और सोशल साइंस जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में सब पर्सन जो है वो एक जैसा ही रिएक्ट करेगा। तो सोशल साइंस क्या है, नेचुरल साइंस से डिफरेंट है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने तो कॉमर्स लिया है तो मैं साइंस क्यों पढ़ रहा हूँ, साइंस ना पढ़ना पड़े इसलिए तो मैंने कॉमर्स लिया है, गलती से मैं कहीं साइंस के लेक्चर में तो नहीं बैठ गया। तो नहीं, आज के लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स ही पढ़ने वाले, लेकिन ये सारी चीजों को हम लोग ने क्यों देखा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स भी सोशल साइंस का पार्ट है। इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस के अंदर आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम लोग ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इकोनॉमिक डिसीजन किस तरीके से लेता है, वो स्टडी हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स में करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, इन सारी चीजों को स्टडी किए हैं। तो तुम लोग सही लेक्चर में बैठे हुए हो और हम लोग आज इकोनॉमिक्स ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये तो हो गई कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस की बातें, कि इकोनॉमिक्स जो है वो कौन सा साइंस है, नेचुरल साइंस में आता है या सोशल साइंस में आता है, सोशल साइंस में आता है। ओके, चलो तो अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स का हमारे लाइफ में, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों चाहिए। तो इकोनॉमिक्स जो है ये इकोनॉमिक्स डिराइव्ड होकर के आया हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है ओइकोनोमोस। इकोनॉमिक्स कहां से डिराइव्ड होकर के आया है, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच इज नोन एज अ ओइकोनोमोस। अब इसका मतलब क्या होता है, ओइकोनोमोस मीन्स क्या, तो अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे ये वर्ड को तो ओइको मीन्स होता है हाउस होल्ड, और नोमोस जो है वो नोमोस आया हुआ है नीमेन वर्ड से, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो अगर हम लोग साथ में देखें इसको तो इकोनॉमिक्स मीन्स क्या हो गया, इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हाउस होल्ड को किस तरीके से मैनेज किया जाए। अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो जब हम लोग हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इनकम में कौन कौन सी चीजें आती है, इनकम में वो सारी चीजें आएगी जो तुम्हारे घर में कहां से कौन से सोर्स है तुम्हारे घर के इनकम के। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे फादर की सैलरीज आती रहेगी, वो हो गया एक सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद अगर तुम्हारी मदर वर्किंग है तो उनकी सैलरी भी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम में आ जाएगी। कहीं पे तुम्हारे पापा ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से जो रिटर्न आ रहा है वो रिटर्न भी हो गया हमारा सोर्स ऑफ इनकम में। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इनकम हो गई। फिर एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आएगी, तुम्हारे घर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते होंगे, जैसे कि हो गया स्कूल कॉलेजेस के फीस भरने हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो गया, ग्रोसरीज वगैरह पे खर्चे हो गए, उसके बाद मोबाइल बिल पे करना हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे एक्सपेंडिचर के अंदर में आते हैं। तो जो हमारा इनकम है वो इनकम क्या होता है, लिमिटेड होता है। सभी के घर में एक फिक्स्ड पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम जो है वो रेगुलर टाइम में आता है। फॉर एग्जाम्पल 70,000 हो गया, 1 लाख हो गया, ये सारे एक फिक्स्ड पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम सभी के घर में जो है वो पर मंथ आते रहेंगे। बट हमारा जो नीड है, जो वांट है, वो क्या है, अनलिमिटेड है, वो फिक्स नहीं है। एक कोई ऐसा मतलब क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ पे जाकर के हमारी नीड खत्म हो जाएगी। हमारी नीड क्या है, अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स क्या बताता है, इकोनॉमिक्स एग्जामिन हाउ पीपल यूज देयर लिमिटेड इनकम टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड नीड्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स बताता है कि जो पर्सन है वो अपने लिमिटेड इनकम को किस तरीके से यूज कर सकता है अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो समझ में आ गया इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स कहां से डिराइव्ड होकर के आया है, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड क्या है, ओइकोनोमोस, और उसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, तो यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं पॉल सैमुएल्सन व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। पॉल सैमुएल्सन के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया। तो ये देखने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा पॉल सैमुएल्सन के बारे में जान लेते हैं कि ये है कौन। तो पॉल सैमुएल्सन जो है
Paul Samuelson was the first American economist to win Nobel Memorial Prize in Economics Science. पॉल सैमुअल्सन जो है वो फर्स्ट अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल मेमोरियल प्राइज मिला हुआ था सोशल इकोनॉमिक्स में, यानी इकोनॉमिक्स साइंस में जो है वो उनको फर्स्ट प्राइज मिला हुआ था। फर्स्ट टाइम जो है वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिनको प्राइज मिला था, नोबेल मेमोरियल प्राइज। ओके, तो ये थे पॉल सैमुअल्सन। अभी हम लोग देखते हैं कि पॉल सैमुअल्सन ने किस तरीके से इकोनॉमिक्स व्यू रखा है। पॉल सैमुअल्सन के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? He referred economics as the queen of social science. उन्होंने क्या बोला है? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो क्वीन ऑफ सोशल साइंस है। अब इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं? According to him, economics deals with the economic aspects of human behavior. पॉल सैमुअल्सन ने क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स में किन चीजों को हम लोग डील करते हैं? इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में। यानी जब किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को अगर इकोनॉमिक डिसीजन लेना रहेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कैसा बिहेव करेगा, वो हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मीन्स। अभी हम लोग ने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या बताता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग किन चीजों को पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, यानी लिमिटेड इनकम से जो है वो किस तरीके से अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। तो वही सेम चीज जो है वो पॉल सैमुअल्सन ने भी बताई हुई है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम से या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे अपने मीन्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ओके, तो ये था पॉल सैमुअल्सन व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। अब हम लोग देखते हैं कौटिल्याज व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। कौटिल्याज जो है ये टर्म में भी तुम लोग नहीं जानते रहोगे, बट ये पिक्चर्स दिख रहा है, पिक्चर्स में भी तुम लोग ने देखा रहेगा। इन लोग को जानते रहोगे बट मे भी तुम लोग को कौटिल्याज नाम से पता नहीं होगा। तो ये जो कौटिल्याज है ये कौन है? चाणक्य। चाणक्य सभी ने सुना होगा, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा रहेगा तुम लोग ने चाणक्य के बारे में। तो उनको ही हम लोग जो है वो कौटिल्याज बोलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग इनके बारे में कि ये है कौन। कौटिल्याज वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। जो कौटिल्याज थे वो क्या थे? बहुत ही बड़े स्टेट्समैन थे, ग्रेट स्टेट्समैन। स्टेट्समैन मीन्स क्या? एक पॉलिटिशियन जो कि सबको इन्फ्लुएंस कर सके, एक लीडर जिनकी बातों को सभी लोग फॉलो करते हैं। तो कौटिल्याज क्या थे? कौटिल्याज जो है वो एक ग्रेट स्टेट्समैन भी थे, फिलोसोफर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे और साथ ही साथ में रॉयल एडवाइजर थे। मौर्य पीरियड के टाइम पे जितने भी राजा थे, किंग्स वगैरह थे, वो अपने किंगडम से के इकोनॉमिक रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती थी, अगर कोई उनके किंगडम में प्रॉब्लम आ गया तो इनसे जो है वो एडवाइस लिया करते थे। तो ये रॉयल एडवाइजर भी थे। समझ में आ गया? ही इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ चाणक्य और विष्णुगुप्त। इनको जो है वो कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तुम लोग ज्यादातर इनको जो है वो चाणक्य के नाम से जानते रहोगे और इनका सेकंड नाम और क्या था? विष्णुगुप्त। इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्याज ऑथर्ड द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेटाइज द अर्थशास्त्र। कौटिल्या ने जो है वो एक बुक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर जो है उन्होंने, जैसे हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स के अंदर जो है वो एक स्टोरी पूरी डिटेल में लिखी होती है, उसी तरीके से अर्थशास्त्र के अंदर जो है उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई थी। तब उन्होंने अर्थशास्त्र को कैसे डिफाइन किया था वो हम लोग देख लेते हैं। उनके हिसाब से अर्थ मीन्स होता है वेल्थ। अर्थ मीन्स क्या होता है? वेल्थ। और शास्त्र मीन्स क्या होता है? साइंस। तो इसलिए अर्थशास्त्र मीन्स क्या हो गया? अर्थशास्त्र मीन्स द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। यानी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को ही हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो उनके हिसाब से उन्होंने अर्थशास्त्र का क्या मीनिंग बताया था कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि एक ऐसा साइंस
जो कि वेल्थ को मैनेज कर सके। द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ इज नोन एज अर्थशास्त्र। Essentially strategize on political economy in its broadest sense। अर्थशास्त्र जो है उसके अंदर क्या डिस्कस किया गया है? कौटिल्याज ने जो बुक लिखा है अर्थशास्त्र, उनके अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो है वो डिस्कशन किया गया। अब हम लोग देखने वाले हैं की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यू। जो कौटिल्याज ने बुक लिखा है अर्थशास्त्र, उसके अंदर की पॉइंट्स क्या क्या है, यानी किन किन चीजों के ऊपर फोकस किया गया है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो उन्होंने बताया था वो था क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और अ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में। अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो गवर्नमेंट का रोल में किस तरीके से होता है वो उन्होंने डिस्कस किया है। सेकेंड की पॉइंट है फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी सेकेंड की पॉइंट क्या है उनका कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए क्रिएशन ऑफ वेल्थ के ऊपर, कि कंट्री में किस तरीके से ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो सके उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि अगर ज्यादा वेल्थ रहेगा तो ज्यादा वेलफेयर कर सकेंगे, वो ज्यादा लोगों को जो है वो हेल्प कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो हेल्प प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? क्रिएशन ऑफ वेल्थ के ऊपर। उसके बाद थर्ड की पॉइंट है नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। उन्होंने क्या बताया हुआ है कि अगर अच्छा गवर्नमेंट चलाना है, अगर किसी भी गवर्नमेंट को प्रॉपरली वर्क करना है, तो उससे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो भी कैसे होना चाहिए? एफिशिएंट होनी चाहिए। यानी कि जितने भी अदर बॉडीज है गवर्नमेंट के, जितने भी एमपीज है, एमएलए है, वो सारे कैसे होने चाहिए? एफिशिएंट होने चाहिए। अगर अच्छे तरीके से उन लोग वर्क नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से नहीं चलेगी। तो इसलिए थर्ड की पॉइंट उनका क्या था? नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। और उसके बाद लास्ट की पॉइंट है उनका कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। उनका जो बुक है अर्थशास्त्र, उसके अंदर किस चीज का कंपाइल किया गया है, किस चीज को जो है वो इकट्ठा किया गया है? पॉलिटिकल आइडियाज, कि इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो कैसे लिया जाए, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज उनमें बताए हुए हैं। तो ये था की पॉइंट्स कौटिल्याज के। कौटिल्या का जो बुक है जो उन्होंने लिखा हुआ है, उनके मेन की पॉइंट्स थे कि उन्होंने किस किस चीजों के ऊपर फोकस किया था। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।